तरीके से अपना अत्यधिक प्यार दिखाते हुए नजर आते हैं। कभी लखनऊ पहुंच जाते हैं, वहाँ पर मौलाना से मुलाकात करते हैं, कभी नगीना के जो मुस्लिम हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह का बयान उन्होंने पिछले दिनों दिया, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, कि इतनी कह सकते हैं एक तरफा बात करना कहीं ना आज़ाद के ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। कि आज़ाद का मोटिव होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सभी जहाँ पर बीएसपी कमजोर है वो अपने आप को मजबूत कर सके। लेकिन नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। इस बार के लोकसभा चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आया है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस बार अपना दमखम दिखाते हुए नजर आई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की एक ऐसी पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद अब लगातार कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। एक ऐसा बयान जो चंद्रशेखर आजाद की इमेज को धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, उन्होंने नमाज को लेकर जिस तरीके से एक बयान दिया है, अब वो बयान कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी पड़ रहा है। अब ऐसे में उनके खिलाफ मोर्चा भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार के उपचुनाव में इस वजह से उनको बड़ा घाटा हो सकता है, या फिर अब इसका फायदा मायावती इस बार के उपचुनाव में उठाते हुए नजर आ सकती है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो चंद्रशेखर आजाद ने इस बार जो बयान दिया है मुस्लिम लोगों को लेकर, आपको क्या लगता है कि वो बयान किसी सियासी समीकरण को देखते हुए दिया गया है, या उपचुनाव में अपने आप को कहीं ना कहीं फेमस करने के लिए इस बार चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग तरीके का दांव चला है? देखिए, बिल्कुल आज़ाद की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम कह सकते हैं इलाके में उनकी अच्छी खासी तवज्जो है, और कई सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके कही जाती हैं। लगभग 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है बहुतायत में है, या यूं कहें कि वो वहां पर जो सदस्य है उसको चुनने की हैसियत रखते हैं, इसीलिए शायद आज़ाद ने ये बात कही। और देखिए, दूसरी बात की नगीना सीट पर जब वो चुनाव जीतते हैं 5-6 लाख उनको वोट मिलते हैं, और इसमें भी मुस्लिमों का एक तरफा वोट कहा जा रहा है कि आज़ाद के पक्ष में आया है, आज़ाद के पाले में आया। और यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय का हक कभी अदा नहीं कर पाऊंगा, इनके लिए मैं रात और दिन खड़ा रहूंगा। लेकिन देखिए, नेता कभी किसी एक समुदाय का नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों ने, विशेष कुछ समुदायों ने आपको वोट किया हो, लेकिन आप पूरे क्षेत्र के कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करेंगे, आप पूरे क्षेत्र कहीं ना कहीं सांसद हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक धर्म के बारे में ये कहना कि उनका हर एक काम करूंगा, ये दर्शाता है कि आज़ाद अब यहाँ से अपनी जो सिलेक्टिव राजनीति है वो करने को आतुर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उनको पता है कि 17-18% के आसपास जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है वो निर्णायक भूमिका में हैं। इसीलिए आज़ाद लगातार नगीना सीट जीतने के बाद जो मुस्लिम कह सकते हैं मुस्लिमों के प्रति एक तरीके से अपना अत्यधिक प्यार दिखाते हुए नजर आते हैं। कभी लखनऊ पहुंच जाते हैं, वहाँ पर मौलाना से मुलाकात करते हैं, कभी नगीना के जो मुस्लिम हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह का बयान उन्होंने बीते दिनों दिया, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, देखिए इतनी कह सकते हैं एक तरफा बात करना कहीं ना कहीं आज़ाद के ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि आज़ाद का मोटिव होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समूचे जहाँ पर बीएसपी अब कमज़ोर है वो अपने आप को मजबूत कर सके। लेकिन सिर्फ एक तरफा अगर राजनीति करेंगे या एक तरफा ही एक समुदाय के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो ये उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की बात उन्होंने कही कि भाई कांवड़ यात्रा के दौरान 10 दिन के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, 20 मिनट की नमाज भी होना चाहिए। तो इसके देखिए तमाम पक्ष हैं, तमाम तरह की बातें, क्योंकि किसी सिलेक्टिव एरिया में ये सब चीज़ें होती हैं, पूरे देश के अंदर ये सब चीज़ नहीं होती। तो ऐसे में आज़ाद को ये सोचना चाहिए कि जो बयान वो दे रहे हैं वो कितना असर उनके ऊपर डाल सकता है। आप देखिए कि बिहार में जो है आज़ाद चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, राजस्थान में आज़ाद चाहते हैं, मध्य प्रदेश में चाहते हैं, तमाम लोगों को अपने आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्टिव एक तरीके की सोच उनकी नज़र आ रही है वो उनके ऊपर भारी पड़ सकती है, इसलिए उनको तमाम समुदायों को साधना चाहिए। आप देखिए, दलित समुदाय अगर हम देखा जाए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20-22% है। शायद आज़ाद को ऐसा लग रहा है कि वो दलित समुदाय के हीरो तो बन गए, पूरी तरह से दलित समुदाय ने उनको एक्सेप्ट तो कर लिया। अब यहाँ पर अगर 17-18% जो मुस्लिम हैं अगर वो आज़ाद की तरफ आ जाएँ तो ये आंकड़ा तकरीबन बन जाता है 40% के आसपास। तो आज़ाद कहीं ना कहीं इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि जिन भी सीटों पर वो जाएं, अगर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अगर एक जगह हो जाता है या उनके पाले में आ जाता है, यहाँ से वो कई सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो कई सीटों पर कई अलग अलग लोगों के लिए बटा हुआ है। आप देखिए, सपा का भी कहीं ना कहीं
वोट बैंक है, कांग्रेस का भी वोट बैंक है, बसपा का भी वोट बैंक है। तो ऐसे में आज़ाद जिस तरह से एक ही समुदाय के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है जिस तेज़ी से वो उभरे हैं, कहीं ना कहीं उनको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जीत जो है वो जिम्मेदारी लेकर आती है। और जिम्मेदारी के लिए आज़ाद को अपने भाषणों में, अपने बयानों में कहीं ना कहीं जो है सब समुदायों को लेकर चलने की बात होनी चाहिए। अगर वो एक समुदाय की बात करेंगे तो जाहिर बात है कि माही की ये उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमन जी एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इसी तरीके की राजनीति करता है, वो भी कहीं ना कहीं पीडीए का नारा अखिलेश यादव का है, और यही वैचारिक मतभेद चंद्रशेखर आजाद का भारतीय जनता पार्टी के साथ था। उन्होंने ये साफ तौर पर बोला था कि वो केवल धर्म की राजनीति करते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए वही राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल तो उनके ऊपर भी अब खड़े होने लगे हैं। देखिए माही, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई एक समुदाय को लेकर नहीं चलना पड़ेगा। आपको देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो ब्राह्मण भी होंगे, वो राजपूत भी होंगे, वो तमाम गैर समुदाय भी होंगे जिन्होंने आपको वोट किया हो। ऐसे में अगर आप सिर्फ एक समुदाय का नाम लेंगे तो जाहिर बात है कि दूसरे समुदाय के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और देखिए जब आप नेता बन जाते हो, आप सांसद बन जाते हो, आप जो है किसी पद के लिए चुन लिए जाते हो, तो तमाम जो देश है, तमाम जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं आप उसकी नुमाइंदगी करते हो। ऐसे में अगर आप एक समुदाय का नाम लोगे तो बाकी समुदाय आपसे नाराज हो सकते हैं। आप देखिए इससे पहले भी आज़ाद ने गोरखपुर से ऐसा चुनाव लड़ा था, वहाँ पर करारी उनको हार मिली। नगीना सीट पर अगर जीत मिली है तो इतना अपने आप को अति आत्मविश्वास में लेकर नहीं जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आए। क्योंकि आज़ाद जो है युवा हैं, लिखे पढ़े हैं, और कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्तर बेहतर है। हमेशा जब वो जो भी बयान देते हैं लोग उसको सुनना चाहते हैं, संसद में पहुंचे वहाँ पर भी बात रखते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीमित दायरे में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उनके लिए मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब मायावती का क्या दांव हो सकता है मंजी? क्योंकि अब देखिए चंद्रशेखर आजाद का एक दांव हो सकता है, उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आए। मायावती भी वही राजनीति करती हैं, कहीं ना कहीं दलितों का साधने का प्रयास करती हैं और मुस्लिमों का भी साधने का प्रयास करती है। लेकिन अगर ये पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती स्थिति में फिर से कमबैक करना चाहती है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, मायावती, अखिलेश यादव, इन सब की क्या रणनीति होगी कि आने वाले उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, किस तरीके से समीकरण इन पार्टियों का बनने वाला है? देखिए माही, अगर हम बीएसपी की बात करें तो जाहिर बात है कि बीएसपी सबसे मजबूत पार्टियों में रही। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय से लेकर मुस्लिम समुदाय तक सब जगह उनकी दखल रही है। 2007 में जो गणित मायावती ने बिछाया था वो उनके काम आया कि तमाम जो कह सकते हैं धर्मों के तमाम समुदाय के लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा और वहाँ पर उनको जीत मिलती है। 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाती है। लेकिन देखिए 2012 के बाद से लगातार उनकी रणनीति फेल होती हुई नजर आई है। कभी वो कहती है अकेले चुनाव लड़ेंगी, कभी कांग्रेस के साथ में जाना चाहती है, कभी सपा के साथ में जाना चाहती है। 2024 में लगातार इंडिया गठबंधन ने ये बात कही कि भाई आप हमारे साथ आइए, लेकिन मायावती कहती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और उसमें उनको करारी हार मिलती है। आज़ाद भी देखिए अभी महज एक सीट पर चुनाव लड़े, एक सीट पर जीते। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने एक सीट से साध लिया, उनको अभी बहुत सारे आजमाइश से गुजरना है। आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में वो एक तरह कुशीनगर पहुंचते, लेकिन वो चुनाव बुरी तरह से हारते। तो ऐसे में आज़ाद को यही समझना पड़ेगा कि उनको जो अपने जो भी दलित समुदाय के लोग हैं या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी में उनको वोट दिया है, लेकिन पूरे प्रदेश की जो कह सकते हैं आकलन है वो सिर्फ नगीना सीट को लेकर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी। आपने सपा का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया। देखिए सभी लोग इस कोशिश में है कि 2027 में जो चुनाव हो उसमें वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए, क्योंकि आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें तकरीबन 37 सीटें जब सपा को मिलती हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होंगे माही, तो यहाँ जो सपा है या इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले तमाम सीटों के ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी, तमाम सीटों के ऊपर वो प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे जो चुनाव में आपको जीत दिला सके। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से ये नहीं होता कि आप जो तमाम सीटों पर जीतते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि सीएम योगी का जो फेस है बहुत मजबूत फेस है, मजबूत चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। तो यहाँ से देखिए सारी पार्टियां रणनीति बना रही है, लेकिन ऐसे में अति उतावलापन किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है। और जिस तरह से आज़ाद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सोचना समझना होगा कि पश्चिम की जो राजनीति उत्तर प्रदेश की, उसमें कुछ मुस्लिम सीटों को पाने के लिए जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही बयानबाजी पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अभी स्टार्ट
स्टार्टिंग फेज के लिए हो सकता है वो इतना महत्वपूर्ण ना साबित हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने वाली है। अपने उन मैनिफेस्टो को लेकर कहीं ना कहीं फिर से एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, उनको मात दिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी सीटों के साथ कमबैक करती है या फिर इस बार भी उसको उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।